हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अनस्पोकन डिज़ायर्स। सबसे पहले तो मैं अभी एक वीडियो इसलिए डाल रही हूँ 11:30 क्योंकि मैंने आपसे कल बोला था। सेकंड गाइस कि इस वीडियो पे जब तक 100 व्यूज़ नहीं आ जाते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि आई होप कि मेरा इतना तो बनता है कि मैं अगर मेहनत करके वीडियो रेडी करती हूँ, भले ही ऑडियो स्टोरी होती है, बट मैं इतना डिज़र्व करती हूँ आई थिंक। तो 100 व्यूज़ जल्दी से कीजिए फॉर नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। रुद्रवीर की कार अस्पताल के सामने आकर झटके से रुकी। ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक मारा, कार का पिछला दरवाजा एक झटके में खुला और रुद्रवीर तेजी से बाहर निकल आया। उसके कदम भारी थे लेकिन तेज, चेहरे पर वही सख्ती थी, पर आंखों में आज कुछ और भी था, एक बेचैनी जो वो खुद से भी छुपा नहीं पा रहा था। लंबे कदमों से वो अस्पताल की ओर बढ़ा। सफेद दीवारें, भागते वार्ड बॉय, भीड़ में खोई हुई आवाजें, सब कुछ उसे धुंधला लग रहा था। उसकी निगाहें बार बार चारों ओर घूम रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हों। और फिर एक पल को उसकी आंखें ठहर गईं। अस्पताल के कॉरिडोर के एक कोने में बेंच पर बैठी थी उसकी दादी। सिर झुका हुआ था, चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें और आंखों में कोई अनकही उलझन। उन्हें यूं चुपचाप बैठा देख रुद्रवीर का दिल एक पल के लिए कांप गया। वो वहीं ठिठक गया, जैसे वक्त कुछ सेकंड के लिए रुक गया हो। दादी, उसके होठों से नाम निकला, लेकिन आवाज धीमी थी, जैसे अपने ही डर को तोल रहा हो। फिर अगले ही पल वो तेज कदमों से बेंच की ओर बढ़ा। हर कदम में एक सवाल था, हर सांस में एक डर। दादी, जो किसी सोच में गुम थी, रुद्रवीर की आवाज सुनते ही चौंक गई। धीरे से सिर उठाया और जब नजर अपने पोते पर पड़ी तो होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखें अब भी कुछ छुपा रही थी। रुद्रवीर, उन्होंने धीमे से कहा, जैसे उनके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। रुद्रवीर अब उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसके मन में तूफान था। दादी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? सब ठीक है ना? वो पूछ तो रहा था, लेकिन उसके दिल में जैसे कोई अनकहा डर दस्तक दे रहा था। दादी, आप यहाँ इस हालत में अकेली क्यों बैठी हैं? क्या हुआ है? कोई तकलीफ तो नहीं है? रुद्रवीर ने बेचैनी में उनकी ओर झुकते हुए पूछा। उसकी आवाज में आम दिनों वाली सख्ती नहीं थी, बल्कि आज उसमें चिंता और हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। दादी ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल के लिए जैसे उनकी आंखें भर आई हों। रुद्रवीर, तू यहाँ? उन्होंने आश्चर्य में भरकर कहा। तुझे कैसे पता चला कि मैं अस्पताल में हूँ? रुद्रवीर ने एक गहरी सांस ली, थोड़ा रुककर बोला, मैं घर गया था और जब तुम वहां नहीं मिली तो मुझे शक हुआ। फिर पता चला कि आप उस लड़की के साथ अस्पताल आई हो। उसका लहजा अब फिर थोड़ा रूखा हो गया था, जैसे उस लड़की शब्दों में एक चुभन छुपी हो। दादी ने उसे थोड़ी देर तक देखा, फिर गंभीरता से बोली, रुद्रवीर, तुझे हर बार उस बच्ची से इतनी तकलीफ क्यों होती है? रुद्रवीर की निगाहें झुक गईं। वो कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप ठीक हैं। कहीं आपको कुछ? आन्या का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, वही मासूम आंखें जो अब उसे झूठ लगने लगी थी। हर मुस्कान नकली सी लग रही थी। रुद्रवीर का दिल धड़कने की जगह अब अंदर ही अंदर तड़पने लगा था। गुस्से में उसकी मुट्ठियां फिर से भींच गईं। वो बिना एक पल रुके पलटा,
केबिन से निकलने ही वाला था कि डॉक्टर, क्या ये सच है? एक लड़की की उत्साहित कंपकंपाती आवाज ने उसे जैसे धरती पर जड़ कर दिया। मैं मां बनने वाली हूं। ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। वो आवाज रुद्रवीर के लिए जानी पहचानी थी, इतनी जानी पहचानी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल जैसे किसी ने छीनकर हथेली में मसल दिया हो। धीरे धीरे उसने मुड़कर पीछे देखा और सामने मायरा खड़ी थी, खुश, मुस्कुराती और अपने पेट पर हाथ रखते हुए डॉक्टर को बार बार शुक्रिया कह रही थी। एक सेकंड के लिए रुद्रवीर को अपनी सांस रुकती महसूस हुई। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरे से रंग उड़ गया और दिल की धड़कन एक अजीब से डर में बदल गई। ये तो वही है, उसने खुद से फुसफुसाया। उस रात जब मैं होश में नहीं था और सुबह जब उठा, ये मेरे पास थी। वो दृश्य उसकी आंखों में धुंधला नहीं था, बल्कि आज और भी साफ हो गया था। मैंने इसके साथ वो रात बिताई थी। तो क्या ये बच्चा? उसके मन में हजारों सवाल गूंजने लगे। हर सवाल एक नए डर से भरा था। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये लड़की झूठ बोल रही है। ये कोई चाल है। ये सिर्फ मुझे फंसाना चाहती है। रुद्रवीर की सांसें तेज हो चुकी थी। चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी डर और झुंझलाहट थी। वो बस वहीं खड़ा मायरा को घूरता रहा, जैसे उसकी हड्डियों के आर पार देख लेना चाहता हो। रुद्रवीर की सांसें उखड़ रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी सफेदी फैल चुकी थी, जैसे उसकी नसों में लहू नहीं, सन्नाटा बह रहा हो। वो वहीं खड़ा था, जड़, एकदम निःशब्द। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके मन में जैसे तूफान उमड़ रहा था, पर बाहर से वो बिल्कुल पत्थर बना हुआ था। उसी पल मायरा की नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे किसी शिकारी को अचानक शिकार मिल गया हो। रुद्रवीर, वो दौड़ती हुई उसके पास आई और बिना किसी हिचक के उसके सीने से लिपट गई। मिस्टर रुद्रवीर, आपने सुना ना? उसने अपनी गहरी आवाज में कहा। हम माता पिता बनने वाले हैं। मैं प्रेग्नेंट हूं और आप डैड बनने वाले हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी, जो ज्यादा नाटकीय लग रही थी। जैसे उसे पता था कि ये खबर रुद्रवीर को तोड़ देगी। मायरा ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई दावा ठोक रही हो। लेकिन रुद्रवीर बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी आंखें शून्य में खोई थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना हैरानी, ना गुस्सा, बस एक गहरा स्तब्ध सन्नाटा। डॉक्टर, जो यह सब देख रहे थे, थोड़ी असहज हो गए, क्योंकि उनके सामने कोई आम इंसान नहीं खड़ा था। रुद्रवीर चौहान, देश के सबसे प्रभावशाली, सबसे सफल और सबसे चर्चित बिजनेसमैन। उसका एक एक कदम सुर्खियों में रहता था, और आज वो यहाँ एक लड़की के साथ खड़ा था, जो दावा कर रही थी कि वो उसका बच्चा लेकर चल रही है। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था, क्या वो एक मेडिकल केस देख रहे हैं या एक बम फटने ही वाला है। वहीं मायरा अब भी रुद्रवीर से चिपकी हुई थी, जैसे वो पल छोड़ना नहीं चाहती थी। और रुद्रवीर अब भी चुप था, पर उसकी आंखों में अब धीरे धीरे कोई और ही कहानी जन्म लेने लगी थी।
एक तूफान जो जल्द फूटने वाला था। रुद्रवीर चौहान, एक नाम जो अपने आप में डर की परिभाषा था, जिसने अपने रास्ते के हर कांटे को या तो कुचल दिया था या फिर खरीद लिया था। उसे देखकर लोग सवाल नहीं पूछते थे, सिर्फ सर झुकाते थे। उसकी मौजूदगी किसी आंधी की तरह होती थी, जिसमें कोई आवाज नहीं, सिर्फ खौफ की सरसराहट होती थी। डॉक्टर ने जैसे ही उसे सामने खड़ा देखा, उसके होंठ सूखने लगे, गला अचानक सूख गया और रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। ये रुद्रवीर चौहान है। डॉक्टर के मन में ये शब्द गूंजने लगे। उसकी निगाहें मायरा से हटकर अब सीधे उस आदमी पर टिकी थीं, जिसके बारे में वो सिर्फ अखबारों और टीवी में देखा करता था, जिसके बारे में सुनते थे कि अगर किसी ने उसके खिलाफ बोला तो अगले दिन उसकी कंपनी नहीं, उसकी जिंदगी ही बंद हो गई। रुद्रवीर का चेहरा शांत था, पर उसकी आंखें, उनमें एक ऐसा सन्नाटा था जो तूफान से भी ज्यादा घातक होता है। डॉक्टर की पेशानी पर पसीना छलकने लगा। उसने घबरा कर अपनी हथेलियों से जल्दी जल्दी उसे पोंछा। अगर इसने कुछ भी जान लिया तो मेरा मेडिकल लाइसेंस, मेरा हॉस्पिटल, सब कुछ चला जाएगा। नहीं नहीं, कुछ भी बोलना मत। डॉक्टर ने खुद को मन ही मन चेताया। वो अब भी मायरा की बातों में फंसा हुआ था, जिसने उसे पहले ही बरगला रखा था और अब सामने खड़ा था खुद रुद्रवीर चौहान, जिसकी हर सांस एक धमकी जैसी लग रही थी। डॉक्टर ने अपनी निगाहें झुका ली, क्योंकि उसकी आंखें अब उस इंसान की ताकत को सीधे सीधे नहीं झेल सकती थी। डॉक्टर अब भी अपनी हथेली से बार बार पसीना पोंछ रहा था। उसकी आंखें रुद्रवीर के चेहरे पर टिकी थीं, पर वहां कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। एकदम सन्नाटा, एकदम ठंडा, बर्फ सा। रुद्रवीर की आंखें शून्य में कुछ तलाशती नजर आ रही थी, जैसे वो अपने आप से कोई सवाल पूछ रहा हो, जिसका जवाब वो खुद भी नहीं देना चाहता था। थोड़ी देर बाद जैसे उसके दिमाग की घड़ी ने फिर से चलना शुरू किया, उसने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से मायरा को अपने सीने से अलग कर दिया। उसका स्पर्श न तो गुस्से भरा था, ना ही कोमल, बस एक अजनबी की तरह, जैसे कोई पराया इंसान छू रहा हो। मायरा ठिठक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रवीर उसे ऐसे झटक देगा। उसने रुद्रवीर के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, पर वहां कुछ नहीं था। ना हाँ, ना, बस एक ठंडा चेहरा, जिसमें मानो जिंदगी ही गायब थी। मायरा के होंठों पर एक बनावटी मुस्कान फैल गई, वो मुस्कान जिसमें जहर लिपटा हुआ था। क्या हुआ मिस्टर चौहान? उसने मधुर लेकिन तीखी आवाज में पूछा। आप इतने चुप क्यों हैं? क्या आपको खुशी नहीं हुई कि आप पिता बनने वाले हैं? रुद्रवीर ने उसकी तरफ देखा, एक ऐसी नजर से जैसे कोई पुरानी किताब पढ़ रहा हो, जिसका हर पन्ना उसे धोखा दे चुका हो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, न एक शब्द, न एक इशारा, न एक जवाब। वो बस पलटा और बगैर किसी को देखे वार्ड से बाहर निकल गया, तेज कदमों से, बिल्कुल चुपचाप। अस्पताल की रोशनी अब उसके लिए धुंधली लगने लगी थी, जैसे सब कुछ धीमा हो गया हो, जैसे वक्त उसके दिमाग में जम गया हो। उसे दादी की चिंता भी नहीं थी अब, उसे कुछ याद नहीं था। वो बस चल रहा था, जैसे किसी गहरी खाई की तरफ,
बाहर निकलते हुए उसकी सांसें तेज थीं, पर उसके चेहरे पर वही सन्नाटा फैला था, एक तूफान से पहले की खतरनाक खामोशी। अस्पताल से निकलते ही रुद्रवीर को जैसे हवा भी चुभने लगी थी। उसका सीना भारी हो रहा था, सांसें बंधी सी लग रही थी। वो तेज कदमों से चलकर अपनी कार तक पहुंचा और दरवाजा खोलते ही धड़ाम से सीट पर गिर पड़ा। ड्राइव, उसने बस एक शब्द बोला। ड्राइवर ने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की और शहर की भीड़ से दूर सड़क पर गाड़ी बढ़ा दी। पिछली सीट पर रुद्रवीर अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी भीतर की आंखें खुली थी और वहां सिर्फ एक चेहरा था, आन्या का। वो मासूम मुस्कान, वो बिना किसी स्वार्थ के नजरें मिलाना, वो चुपचाप उसकी दादी की परवाह करना। आन्या की मासूमियत अब रुद्रवीर के सीने पर दस्तक दे रही थी। एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों तक आई, बहुत धीमी पर सच्ची। लेकिन तभी मायरा की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, तुम पिता बनने वाले हो। वो आवाज एक जहर की तरह उसके दिल में उतर गई। रुद्रवीर की आंखें खुल गईं, तेज, हैरान और बोझिल। चेहरे पर तनाव की लकीरें खिंच गईं, माथे पर शिकन और हाथों की मुट्ठियां कस गईं। नहीं, उसने धीरे से दांत भींचते हुए कहा, ये सब एक जाल है। उसकी आवाज टूटी हुई थी, पर उसमें आक्रोश भी था। मैं किसी की चाल में नहीं फंस सकता मायरा, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने किससे टकराने की कोशिश की है। वो अब सीधा बैठ गया, चेहरे पर अब खामोश गुस्सा और स्टील जैसा आत्मनियंत्रण था। गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए उसकी आंखों में अब एक ही बात थी, सच जानना। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। रुद्रवीर का चेहरा अब भी बेचैनी से भीगा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल के गलियारे में दादी अब भी उसी बेंच पर बैठी थी। उनकी आंखें दरवाजे की तरफ लगी थीं। हर गुजरते पल के साथ उनका दिल बस यही दुआ कर रहा था कि सब कुछ ठीक निकले। तभी उनके सामने से एक नर्म सी आवाज उभरी, दादी। दादी ने सर उठाया। आन्या सामने खड़ी थी, थोड़ी थकी हुई पर उसी मासूम मुस्कान के साथ। दादी, हमारा चेकअप हो गया। डॉक्टर ने कहा है कि रिपोर्ट कल तक मिल जाएगी। दादी की आंखों में सुकून उतर आया। उन्होंने अपनी कांपती उंगलियां उठाईं और आन्या के गालों को हल्के से छुआ। चिंता मत कर बेटा, सब ठीक होगा, हमेशा की तरह। दादी की आवाज में ममता और यकीन घुला हुआ था। आन्या ने हल्के से मुस्कुरा कर सिर हिलाया। दादी, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। दादी ने बिना कुछ बोले बस आंखों से इशारा किया, लेकिन उनके चेहरे पर फिर वही पुरानी चिंता लौट आई थी, जो हर बार आन्या के अकेले जाते ही दबीबी सी उभर आती थी। आन्या वॉशरूम की ओर बढ़ गई। वहां की लाइटें थोड़ी डिम थीं और अस्पताल की दीवारों पर वक्त जैसे थमसा गया था। वो वॉशरूम से बाहर निकली ही थी कि अचानक धप्पा, उससे दो लोग आकर टकरा गए। आन्या एक पल को लड़खड़ा गई, लेकिन खुद को संभाल लिया। आखिर ये दोनों लोग कौन हैं? क्या ये मायरा के भेजे लोग हैं, या कोई ऐसा सच है जिसका सामना अब तक किसी ने नहीं किया? जानने के लिए सुनते रहिए शैडो ट्रूथ, जहां हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है।